मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 7 जुलाई को कर दिया गया, जिसके तहत 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और जिसमें कई नए चेहरों को जोड़ा गया और कई मंत्रियों को प्रमोट भी किया गया। लेकिन इससे बड़ी खबर यह थी कि उन 12 मंत्रियों को बिना कारण बताए उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। उन 12 मंत्रियों से उनके मंत्रालय छीन लिए गए। स्पष्ट तौर पर कहें तो उन 12 मंत्रियों का पत्ता काट दिया गया। आखिर क्या कारण रहे होंगे? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हर मंत्री को हटाने के पीछे मोदी सरकार की अपनी एक नीति है, अपना एक वाजिब कारण है। हम इन्हीं कारणों की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो, नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं फिल्टर न्यूज। आपके साथ मैं हूं अदिति। किसी भी सरकार में आज तक इतना बड़ा फेरबदल नहीं किया गया था। अगर हम इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की वजह जानेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है आरएसएस। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे आरएसएस का एक बेहद ही अहम रोल रहा है। इसके अलावा अगर हम और कारणों को देखेंगे तो कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर के भी सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। मोदी सरकार के पिछले 2 सालों का लेखा जोखा अगर उठाएंगे तो देखेंगे कि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई इनोवेशन नहीं किया गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। प्रधानमंत्री ने खुद इन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की। जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने इन मंत्रियों से इनके काम का लेखा जोखा मांगा और उसकी समीक्षा की। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बीएल संतोष कुछ महीनों पहले पहुंचे थे और उन्होंने जमीनी स्तर पर कई जिलों में जाकर लोगों से बात की और मंत्रियों के कामों को लेकर उनसे फीडबैक लिया। उसके बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ साझा किया। यह भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। जिन 5 बड़े मंत्रालयों से मंत्रियों को हाथ धोना पड़ा, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रविशंकर प्रसाद का, जो पेशे से एक वकील हैं और कानून मंत्री रह चुके हैं। उनके पास आईटी मंत्रालय भी था। काफी लंबे समय तक बीजेपी के एक अच्छे प्रवक्ता थे। हमेशा हमने इन्हें टेलीविजन पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए देखा है, तीखे प्रहार करते हुए देखा है और मोदी कार्यकाल में ये कानून मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार अभी हाल फिलहाल में रविशंकर प्रसाद सुर्खियों में आए, शायद उस बात से नरेंद्र मोदी नाखुश थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कभी ऐसा नहीं चाहते कि उनके मंत्रालय से, उनके मंत्रिमंडल से कोई मंत्री हेडलाइन बने और सुर्खियों में आए। और रविशंकर प्रसाद के साथ ऐसा ही हो रहा था। ट्विटर को लेकर जिस प्रकार का विवाद रविशंकर प्रसाद के साथ हुआ, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद की लापरवाही भी उनके लिए घातक साबित होती नजर आई है। कुछ समय पहले रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया था डेटा लॉ प्रोटेक्शन रिपोर्ट को लेकर कि वह इस रिपोर्ट से बेहद खुश है, जबकि इस रिपोर्ट को तो अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं किया गया। इस बात का जब प्रधानमंत्री मोदी को पता लगा तो वे इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुए। इसके अलावा अगर आप आईटी सेक्टर में डिजिटल इंडिया की बात करेंगे तो कुछ खास इनोवेशन नजर नहीं आया, कोई खास प्रचार नहीं, किसी भी प्रकार की नई गतिविधियां इस डिजिटल इंडिया को लेकर के आईटी सेक्टर में नजर नहीं आई, जिस बात से भी प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। तो ये कारण माना जा सकता है रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे का। इसके अलावा अगर हम और भी बातों को देखेंगे तो भारत नेट, जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना माना जाता है, जिसके तहत वो हर गांव को इंटरनेट से जोड़ना चाहते थे, उसमें भी काफी कमियां नजर आई हैं। उसको लेकर भी कोई खास काम नहीं किया गया और ये बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है रविशंकर प्रसाद से इस मंत्रालय को वापस ले लेने का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस लिस्ट में दूसरे बड़े नाम की, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। डॉक्टर हर्षवर्धन के हाथ से स्वास्थ्य मंत्रालय छिन जाना तो वाजिब नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की नीतियां कोरोना के समय में बनाई गई, जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट कोरोना के समय में हुआ, वो साफ तौर पर देखा जा सकता था। और इंटरनेशनल लेवल पर भी सरकार की ब्रांड इमेज को इतनी ज्यादा क्षति पहुंची, इतना ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उसका कारण यही था कि इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की नीतियां नहीं बनाई गई कि हम इस कोरोना महामारी के दूसरी लहर से निपट सकें। ये बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे।
ऑक्सीजन की बात करें या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी की बात करें या फिर दवाइयों की बात करें, कई ऐसे पहलू नजर आए जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे और हर्षवर्धन के इस्तीफे का ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अभी ये मंत्रालय मनसुख मंडाविया को दे दिया गया है और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि किस प्रकार की नीतियां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाई जाएंगी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और क्या कुछ परिवर्तन आएगा। इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है प्रकाश जावड़ेकर का, जिनके पास पर्यावरण मंत्रालय था। प्रकाश जावड़ेकर से यह मंत्रालय छिन जाने का सबसे बड़ा कारण नजर आता है आरएसएस की नाराजगी। ऐसी खबरें आ रही थी कि आरएसएस में कई लोग प्रकाश जावड़ेकर से नाराज चल रहे हैं। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर स्वभाव से बेहद ही शांत व्यक्ति हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध भी आरएसएस से काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रकाश जावड़ेकर से आरएसएस संघ में कई लोग नाराज चल रहे हैं और प्रकाश जावड़ेकर की एग्जिट और संघ के एक दूसरे व्यक्ति भूपेंद्र यादव का मंत्रिमंडल में शामिल होना इस बात की और पुष्टि कर रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का प्रकाश जावड़ेकर को लेकर के कोई ना कोई मसला जरूर था, जिसकी वजह से यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा अगर हम पर्यावरण मंत्रालय के कामों का विश्लेषण करेंगे तो अगर आप पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2019 के बाद से कोई बड़ा काम नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई इनोवेशन नहीं किया गया और जो काम किए गए हैं उनको लेकर के उतना ज्यादा वहां पर महत्वता, उतनी ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आ रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि वे आने वाले 1 साल में भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर देंगे। उसके बावजूद भी इस अभियान को लेकर के किसी भी प्रकार की जागरूकता उस वेबसाइट पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से नहीं दिखाई गई, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा नाराज थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को एक ऐसा मंत्री चाहिए था जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो स्वभाव से और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को और बेहतर कर सके। तो कहीं ना कहीं ये कारण माने जा रहे हैं जिसके चलते प्रकाश जावड़ेकर से इस्तीफा लिया गया, लेकिन इसे स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि अभी तक प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय थे और मोदी सरकार उनके ऊपर इतना ज्यादा रिलाई थी और अचानक से उनसे तीनों मंत्रालय ले लिए गए। बहरहाल इस लिस्ट में चौथा बड़ा नाम है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। रमेश पोखरियाल निशंक को हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार पूरी तरह से विफल होती नजर आई है। शिक्षा देश का सबसे अहम पहलू माना जाता है और शिक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव करने के बावजूद भी उसे जन जन तक पहुंचाने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई। इतना बड़ा फैसला लिया गया, नई शिक्षा नीति में इतने बड़े बदलाव किए गए, उसके बावजूद भी इसे लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, किसी प्रकार के कोई अभियान नहीं चलाए गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात से प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। इसके अलावा कोरोना काल में 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जितना ज्यादा डिले किया गया, जो देरी हुई, उसके चलते छात्रों में लगातार तनाव बढ़ता नजर आ रहा था। लगभग 1 महीना बचा था और छात्रों को यह तक नहीं पता था कि उनके एग्जाम्स होंगे या फिर एग्जाम्स रद्द हो जाएंगे, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करने का फैसला लिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से निशंक को हटाने का यह कारण दिया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन यह कारण वाजिब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि शिक्षा को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। पिछले 2.5 सालों में कोई अहम फैसले नहीं लिए गए। शिक्षा नीति को लेकर के किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं किया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री काफी ज्यादा नाखुश थे। ये मंत्रालय अब धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया है और आने वाले समय में यह देखा जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार शिक्षा को लेकर क्या कुछ अहम बदलाव किए जाते हैं या नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद इस लिस्ट में एक बड़ा नाम है श्रम मंत्री संतोष गंगवार का। हम सभी ने देखा कि कोरोना काल में बड़ी तादाद में मजदूरों ने, प्रवासियों ने शहर को छोड़कर गांव की ओर पलायन किया और जिस प्रकार की स्थितियां नजर आ रही थी, जिस प्रकार उन्हें मजबूरी में शहरों को छोड़कर गांव में पलायन करना पड़ा, उसको लेकर के सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा आलोचना हुई। उसके बावजूद भी इन प्रवासियों को लेकर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। इन मजदूरों को लेकर किसी प्रकार का मैनेजमेंट श्रम मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया था, जो कि एक बड़ा कारण बनता है संतोष गंगवार के इस्तीफे का। इसके अलावा कुछ दिन पहले संतोष गंगवार का आलोचक बनना भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो गया,
क्योंकि कुछ समय पहले कोविड नीतियों को लेकर उन्होंने योगी सरकार को घेरा था और योगी सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े किए थे। और इस वक्त इस तरह की आलोचना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए घातक साबित हो सकती है, या फिर आने वाले इलेक्शन पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि बीजेपी सरकार के ही मंत्री द्वारा उन्हीं के सरकार की आलोचना करना कहीं ना कहीं जनता में एक गलत प्रभाव डालता है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि संतोष गंगवार से उनका ये पद छीन लिया गया। इसके बाद नाम आता है बाबुल सुप्रियो का, जो कि पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, और उनके ये तो स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा था कि उनके खराब प्रदर्शन के चलते और उनके स्टार व्यवहार के चलते उनसे ये इस्तीफा ले लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबुल सुप्रियो अभी भी एक स्टार इमेज को लेकर के चलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को ये कभी भी पसंद नहीं रहा कि उनका कोई भी मंत्री बहुत ज्यादा स्टार ब्रांडेड हो या फिर एक ब्रांड इमेज को लेकर के जनता के पास पहुंचे, और यही सबसे बड़ा कारण बनता है बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे का। इसके अलावा सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद्र गहलोत, महिला बाल विकास मंत्री देबोश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, प्रताप सारंगी और रतनलाल कटारिया को भी अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार चाहती है कि या तो काम कीजिए या फिर घर जाइए। मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी का दखल हर मंत्रालय में कहीं ना कहीं नजर आता रहा है। वो हर मंत्रालय से जुड़े रहे हैं, उन्हें हर मंत्रालय की रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। ऐसा कहते हैं कि हर हफ्ते वो अपने मंत्रियों से व्हाट्सएप पर रिपोर्ट मांगते हैं उनके कामों की, उनकी नीतियों की। तो कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा भी एक बड़ा कारण बनकर आई है और इतने बड़े फेरबदल का कारण बनी है। और इससे स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अब उन्हें काम करना है, जिसके चलते इतना बड़ा फेरबदल किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्टर न्यूज़।